हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप? हम आपके सोशियोलॉजी सिलेबस के बुक 2 के लास्ट चैप्टर पे आए हैं। और हमने चैप्टर बड़ा था ना, इसलिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। चैप्टर 1 में हमने देखा, और 2 में, और 3 में। और आज बारी है चैप्टर 4 की, जिसमें हम 2 सोशियोलॉजिस्ट के बारे जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे AR देसाई, अक्षय कुमार रमनलाल देसाई के बारे में। देसाई जी का समाजशास्त्री के रूप में जो थे, ये पहले समाजशास्त्री थे जो केवल राजनीति में रुचि ही नहीं रखते थे, वो राजनीति में जुड़े हुए भी थे, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी वो थे। उन्होंने बड़ौदा से अपनी ग्रेजुएशन की और उसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आए, और वहाँ सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट जब चल रहा था, वहाँ उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। ये घुरिये जी के शिष्य थे। और 1948 में उनके डॉक्टरेट की थीसिस पब्लिश हुई, जिसका नाम था सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इससे तो बहुत ही हलचल मच गई कि इन्होंने इतना बढ़िया काम किया था। उन्होंने उस वक्त भारतीय राष्ट्रवाद, जो इंडियन नेशनलिज्म थी, इसकी एक मार्क्सिस्ट एनालिसिस दी, तो इसलिए लोगों को ये बड़ा अच्छा लगा था। उन्होंने और भी विषयों पे काम किया, जैसे पेजेंट मूवमेंट्स एंड रूरल सोशियोलॉजी, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन, जैसे कि अर्बन इश्यूज़, जैसे कि राजनीतिक समाजशास्त्र, जैसे कि मानव अधिकार, और जैसे कि राज्य के स्वरूप। और राज्य के स्वरूप पे इनकी जो कुछ आइडियाज़ थी, इस पर हम जरा सा गौर करते हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट, ये एक सकारात्मक राज्य होता है, सकारात्मक स्टेट होता है। ये केवल छोटे मोटे काम करके ही अपने को सकारात्मक नहीं कहते हैं। ये लोगों के जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए जितने भी नीतियाँ ज़रूरत है बनाती है, और अपनी पूरी शक्ति से नीतियों को लागू भी करती है। समझ गए ना इस चीज़ को? तो जो उन्होंने कहा कि कल्याणकारी राज्य इसके साथ साथ लोकतांत्रिक भी होता है, वेलफेयर डेमोक्रेटिक भी होता है। इसमें जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, जैसे मल्टी पार्टी इलेक्शंस, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और इन्होंने दिखाया कि कल्याणकारी राज्य की जो इकोनॉमी है, ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी समझते हो ना? मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब इसका कुछ हिस्सा प्राइवेट कैपिटलिस्ट, निजी पूंजीवादी है, और कुछ हिस्सा राज्य या सामूहिक कंपनी क्या होता है। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर क्या करती है? कंज्यूमर गुड्स बनाती है। और पब्लिक सेक्टर क्या करती है? ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, ताकि सब लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इसके बारे में समझ गए ना? क्लियर? ओके। तो कल्याणकारी राज्य का परीक्षण कैसे किया जाए? अगर कोई कहता है कि हमारा राज्य कल्याणकारी है या नहीं, हम जानेंगे कैसे? तो देसाई जी ने इसके लिए कुछ पॉइंट्स रखे। नंबर 1, उन्होंने कहा कि ये राज्य जो है, ये गरीबी से मुक्ति, सामाजिक भेदभाव से मुक्ति, और सब नागरिकों की सुरक्षा, इस पर क्या नज़र रखती है। अगर इनका फोकस है तो ये कल्याणकारी राज्य है। तो कल्याणकारी राज्य के बारे में एक बार फिर से देखो। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो कल्याणकारी राज्य है, ये लोगों के इनकम की जो डिफरेंस होती है, आय असमान, इसके लिए क्या करती है। तो कुछ लोग कहते हैं धन का जमावड़ा रोको, कुछ लोग कहते हैं कि अमीरों का धन कुछ हद तक गरीबों में बांट दो। तो अगर ऐसा करता है तो इसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं। ओके, यू गॉट इट? ऑल राइट। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि कल्याणकारी राज्य सामाजिक ज़रूरतों पे ज़्यादा जोर देता है, और जो कहता है कि जो पूंजीवादियों का प्रॉफिट बढ़ाओ, इसको कम करने की कोशिश। अगर वो सामाजिक नीड्स, जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे फूड, हाउसिंग, स्वच्छता, पीने का पानी, सड़कें, लिटरेसी, शिक्षा, हेल्थ, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देती है, तो वो कल्याणकारी राज्य ज़रूर है। और फिर अगर सस्टेन डेवलपमेंट, स्थायी विकास करना है, तो कल्याणकारी राज्य की कोशिश होनी चाहिए कि वो गरीबी, जो आर्थिक मंदी होती है साइकिल पे साइकिल, इससे वो उसको जितनी जल्दी हमें निकाल सके, इसके लिए नीतियाँ बनाते। अगर वो करते हैं तो कल्याणकारी राज्य ज़रूर है। तो AR देसाई जी के विचार पर एक बार फिर से देख लो। देसाई जी का काम इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्योंकि उन्होंने दिखाया कि पश्चिमी देश जो अपने को खूब छाती ठोकते हैं कि हम कल्याणकारी राज्य हैं, वो पर इन सारे प्रश्नों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो कम्युनिस्ट राज्य थे, मार्क्सवादी राज्य थे, वो भी बड़े ही सफल कल्याणकारी स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, ये भी नहीं है। वो मार्क्सवाद के ब्लाइंड फॉलोअर तो थे नहीं। उनका कहना था कि
कम्युनिज्म में भी लोकतंत्र होना चाहिए। जो प्रॉपर सोशलिस्ट स्टेट है उनको कानून फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी एक बंदे को फॉलो करना चाहिए। इनके बारे में आप समझ गए हो ना अच्छी तरीके से? ठीक तरह समझ गए हो तो हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे हमारे अगले समाजशास्त्री जो विद्वान, जिनका नाम है M.N. श्रीनिवास। देखो, आजकल अगर आप टीवी पे पॉलिटिकल डिबेट सुनो, डिस्कशन सुनो, तो कुछ शब्द आपको रोज सुनने मिलेंगे, जैसे वोट बैंक, अरे बाप रे खूब बोलते हैं लोग, प्रमुख जाति, डोमिनेंट कास्ट, और कहते हैं संस्कृतिकरण, संस्कृतिटाइजेशन। तो ये आप कभी सोचते हैं कि ये शब्द कहाँ से आए, किन्होंने इस शब्द को बनाया? इसका श्रेय जाता है M.N. श्रीनिवास को। ये इतने विद्वान थे, दो दो डॉक्टरेट इनके पास थी। एक डॉक्टरेट उन्हें मिला बॉम्बे यूनिवर्सिटी से और दूसरा मिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। देखो इनके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पिक्चर। और इनका जो डॉक्टरेट का थीसिस था, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूप्स ऑफ साउथ इंडिया, जब यह पब्लिश हुआ तो बड़ी वाहवाही हुई, क्योंकि लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानी जिनको उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और उस समय पाश्चात्य जगत जो वेस्टर्न था उसमें फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद का बड़ा बोलबाला था, वो भी इससे काफ़ी प्रभावित हुए। 1951 में वो भारत लौटे और वो बड़ौदा यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। उनके सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट तभी स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने इसका यहाँ प्रोफेसर का रोल लिया। 1959 में वो दिल्ली चले आए। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को स्थापना की और कुछ ही दिनों में ये इसका जो बोलबाला हुआ, पूरे भारत भर में इसने हलचल कर दिया। तो जो श्रीनिवास जी के ब्रिटिश और अमेरिकन जो दोस्त थे, जो मित्र थे, जो कॉन्टैक्ट्स थे, उनके मदद से उन्होंने भारत में जो सोशियोलॉजी का काम हो रहा था उसको विश्व के मानचित्र पर स्थापित किया। तो M.N. श्रीनिवास ने तो बहुत काम किया था, लेकिन भारतीय गांवों पर उन्होंने जो काम किया था वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था। वो मैसूर के पास एक गांव में 1 वर्ष तक रहे और ग्रामीण समाज को क्लोजली देखते रहे। तो उस वक्त जो सोशियोलॉजिस्ट थे, S.C. दुबे, D.N. मजुमदार, इन सब के साथ मिलकर उन्होंने दिखाया कि जो भारत में सोशियोलॉजी है उसमें ग्रामीण जीवन की कितनी बड़ी भूमिका है, कितना बड़ा रोल है। तो भारतीय गांव पर वो 2 तरीके के लिखते थे, उनके लेख 2 तरीके के होते थे। पहले उन्होंने कहा कि भारतीय गांव के जो भी स्टडी किया गया रीजनल का, उनका एक एथनोग्राफिक, एक निजातीय अकाउंट। और दूसरा उन्होंने दिखाया कि जब हम सामाजिक एनालिसिस करते हैं तो उसमें भारतीय गांव को एक यूनिट की तरह लेना चाहिए। उस वक्त एक और सोशियोलॉजिस्ट थे, लुई ड्यूमोंट, जो भारत पर काफ़ी काम कर रहे थे, और उनका कहना था नहीं नहीं नहीं, गांव नहीं, हमें जाति को सोशियोलॉजिकल एनालिसिस का यूनिट बनाना चाहिए। क्यों? उनका कहना था लोग तो गांव छोड़ के एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं, पर जाति को तो कोई नहीं छोड़ सकता ना, जाति तो उनके साथ ही चलती है, जहाँ जन्मे थे उसी जाति आपकी रहेगी। तो श्रीनिवास जी ने इस सिद्धांत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी कहा वो उन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ उन्होंने उसको प्रूव करने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि ग्रामीण एकता एक ग्राम के जीवन में, ग्रामीण लोगों के जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विलेज आइडेंटिटी, जो उनकी आइडेंटिटी है, ये गांव की आइडेंटिटी बहुत ही, लोग कहते हैं ना मैं इस गांव से हूँ, बड़े गर्व के साथ कहते हैं। तो उस समय जो ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, वो कहते थे भारतीय गांव जो है उसमें 3 मेन क्वालिटीज़ है। देखो इसको, सेल्फ सफिशिएंट है, स्थिर है और एक छोटे गणतंत्र की तरह है। श्रीनिवास जी ने कहा नहीं, ये गलत, आप लोग गलत तरीके से इसको देख रहे हो। और उनका कहना था कि गांव कभी भी आत्मनिर्भर नहीं थे, पूरे क्षेत्र के साथ उनके आर्थिक, एक गांव दूसरे गांव के साथ केना बेचा नहीं करते थे, खरीदना बेचना, उनके पॉलिटिकल लिंक्स थी, सामाजिक लिंक्स थी, एक गांव से दूसरे गांव में शादियां होती थी, तो ये लिंक्स होते थे, इन सब के पास ये सारे लिंक से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि गांव एक बड़ा क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा है, ऐसा नहीं कि हर गांव अपनी तरह पूरा इंडिपेंडेंट है। तो श्रीनिवास जी की जो मान्यताएं थी, इनको आप एक बार फिर से देख लो। अब आप बोलो कि श्रीनिवास जी का जो काम था इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? क्योंकि तब भारत नया नया इंडिपेंडेंट हुआ और उस वक्त गांव गांव में तेजी से सामाजिक परिवर्तन, इसके बारे में किसको पता था? श्रीनिवास जी ने इसको आंखों देखी जानकारी दी, वहाँ रहकर उनके बारे में वो इन्होंने इसके बारे में बताया। तो जो नगरीय भारतीय थे, अर्बन इंडियंस थे और जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, तो अब जब नीतियाँ बनाएंगे इस इन्फॉर्मेशन को हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। समझ गए ना कि क्यों इनका काम इतना इम्पॉर्टेंट था? अब तुम बताओ मेरे दोस्तों कि आपको अच्छे नंबर चाहिए या नहीं?
अगर अच्छे नंबर चाहिए ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताया, आप भी बिल्कुल इसी तरह से आंसर लिखना। हमारे साथ जुड़े रहो अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।